हेलो बच्चों, मेजर टेस्ट 18 और आखिरी के दो टेस्ट। चलते हैं मेजर टेस्ट 18 के डिस्कशन की तरफ। और ये रहा मेजर टेस्ट 18। हाँ, एक मिनट। The number of sigma bonds and pi bonds in this compound you have to tell। ठीक है, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स बताने हैं इस कंपाउंड के अंदर कितने हैं। तो इसने क्या कहा है, पेंट 2E4 आयन। पेंट मतलब 4-5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 2E मतलब सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड। उसने पूछा है कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड होता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकंड फॉर्म बॉन्ड इज ऑलवेज पाई बॉन्ड। ठीक है, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4, अच्छा ये एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 तो क्या हो गया बच्चों आपके सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितना हो गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, दूसरा बॉन्ड, और दो यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, तो 3। तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, क्यूमीन। जब आप क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जब आप क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्यूमीन हाइपर पेरोक्साइड बनता है बच्चों। ठीक है, दिस इज क्यूमीन हाइपर पेरोक्साइड, जिसका ये फॉर्मूला होता है, हमसे वही इंटरमीडिएट पूछा है। इसका हाइड्रोलाइसिस जब अपन करते हैं, इसका जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे एसीटोन और फिनॉल बनता है। दिस इज एसीटोन और फिनॉल बनता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Br3O8। इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए Br कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। You have to increase the following orbitals in the order of increasing energy। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए हमें एक रूल अप्लाई करना होता है, n+n रूल। इन मल्टी ऑर्बिटल स्पीशीज या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको n+l रूल अप्लाई करना होता है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसका n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसकी इन दोनों के सम की वैल्यू ज्यादा होती है, वो क्या कर पाएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो n+l की वैल्यू चेक करते हैं। 5f, 5 + f की कितनी होती है, 3, 8। 5f की हो गई आपकी 8, 4d की हो गई आपकी 4, d की होती है 2, तो ये हो गया 6। फिर आपकी 5p की होगी 5 + 1 6, और 6p की होगी आपकी 6 + 1 7। अच्छा बच्चों, इन दोनों की सेम है, तो जब अगर सेम होती है तो क्या होता है कि जिसका n का वैल्यू ज्यादा होता है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। हम n और अगर दो की सेम वैल्यू है n+l रूल के हिसाब से, तो जिसका n ज्यादा होता है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, जिसका n ज्यादा होता है उसको हम ज्यादा एनर्जी वाला मानते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5f की सबसे ज्यादा, उसके बाद 6p,
उसके बाद 5p, क्योंकि 5 का, क्योंकि दोनों की सेम है तो 5p की ज्यादा होगी क्योंकि उसका n ज्यादा है, 5p और फिर 4d। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are disproportionation reaction? ऐसी रिएक्शन बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जब एक ऑक्सीडेशन सेम स्पीशी का और सेम मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम ही मेटल का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं आपके, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसकी एक बहुत बेसिक सी कंडीशन है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन सिर्फ वही दिखा पाएगा कंपाउंड जो बीच के ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब ये लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला स्पीशी का भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोएस्ट में होगा तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइज ही करेगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और अगर वो हाईएस्ट में होगा तो वो सिर्फ वो रिड्यूस हो पाएगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता है। तो ठीक है, चेक करते हैं। कॉपर प्लस से कॉपर 2+ इज ऑक्सीडेशन, और ये रिडक्शन तो बढ़िया, ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। MnO4 2 पॉजिटिव से MnO4 नेगेटिव, +6 से +7 ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 रिडक्शन, अगेन है डिस्प्रोपोर्शनेशन। MnO4 नेगेटिव से K2MnO4 मतलब +7 है बच्चों, मैंगनीज की होती है +7 मैक्सिमम में, तो ये तो कभी कर ही नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी ये +7 में ही है बच्चों। ठीक है, तो ये भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Under isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter at constant external pressure of 2 bar. ठीक है, आपको वर्क डन बताना है। ठीक है, वर्क डन का एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? -P डेल्टा V। तो प्रेशर देके रखा है आपको 2 बार, आइसोथर्मल कंडीशन एक्सपेंशन है तो 0.1 से 0.25 माइनस 0.1 दैट इज 0.15। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.30। उसने कहा है कि 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर होता है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। आंसर इज 30। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 30 पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन कैसा होता है? माइनस नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following have maximum number of molecules among the following? इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ठीक है, 8 ग्राम हाइड्रोजन का मास H2 का 2, 4 मोल हो गए, 4 Na लिख देता हूँ। 64/32 इंटू Na, 2 Na हो गए, 3 मोल यानी 3 Na, और 11.2 डिवाइडेड बाय 24 इंटू Na करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 Na, Na/2 हो जाएगा ये। तो सबसे ज्यादा किसके? 4 Na, यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For the given cell reaction, you had to find out the standard Gibbs free energy। तो Gibbs free energy का बच्चों एक सिंपल सा रिलेशन होता है, Gibbs free energy का एक सिंपल सा रिलेशन होता है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू -NEF। तो N की वैल्यू है तो E की वैल्यू हमें पता है 0.24, F की वैल्यू है 96500। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 46 -46.32 किलो जूल पर। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इज 5 मिनट। किसी का हाफ लाइफ पीरियड देके रखा है आपको 5 मिनट्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि x से x/32 आने में कितना टाइम लगेगा, x से x/32 आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं। x से x/2 आएगा, हाफ लाइफ का मतलब ये होता है हाफ करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। तो यहाँ पे x/2
फिर x बाय 4 होगा ऐसे, फिर x बाय 8 होगा, फिर x बाय 16 होगा, फिर x बाय 32 होगा। ठीक है, तो अब ढूंढते हैं भाई 5, एक और 5, एक और 5, एक और 5, एक और 5, तो कितना हो गया 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। आंसर आ गया 25 मिनट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट सुटेबल reagent for the following conversation है, देखो बच्चों, alkyne से in the presence of Lindlar's catalyst सिस प्रोडक्ट बनता है, और बर्स्ट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, Lindlar's catalyst is this H2PD/C quinolone. This is Lindlar's catalyst, and Na liquid ammonia is Burt's catalyst. ठीक है, तो आपसे क्या बना रहा है, सिस बना रहा है, तो कौन सा लगेगा आपको, Lindlar's catalyst, यानी ऑप्शन भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the which is the correct thermal stability order of H2E? ठीक है, in case of hydrides, when you move top to bottom, when you move from top to bottom, the stability of hydrides, thermal stability of hydrides decreases। ठीक है, H2O की सबसे ज्यादा, फिर H2S, फिर H2S, फिर H2T, फिर H2PO, आंसर आ जाएगा C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is incorrect statement? PbF4 is covalent in nature। नहीं बच्चों, PbF4 आयनिक होता है नेचर में, तो यही बात गलत हो गई। SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है SiCl4? It converted into silicic acid। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, सिलिसिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, GeX4 is more stable than GeX2, बिल्कुल सही बात है, हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट, जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो लार्जली ऑब्जर्व्ड आपका सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे ही होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। SnF4 आयनिक होता है, बिल्कुल सही बात है, SnF2 SnF4 आयनिक होते हैं, और ऐसे ही PbF2 और PbF4 भी क्या होता है, आयनिक होते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता रहा है ClF3 में कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है क्लोरीन पे। ठीक है, तो ये ClFFS 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो ऐसा हो जाएगा ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 ये 2 ये 3 और 1 और ये 2 लोन पेयर हो गए, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली 5 बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो वैसे तो ये बात आपको अब तक याद ही हो गई होगी कि B2 और C2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 बॉन्ड्स होते हैं, उसमें कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, पर उसे हम MOT की मदद से बनाते हैं। चलिए हम C2 का केस लेते हैं, C2 के अलावा ऐसा और कौन सा मॉलिक्यूल है, B2। ठीक है, हम बोरॉन का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px बराबर पाई 2py, और दोनों में 2-2। ठीक है, बनाते हैं, तो आप देखोगे सिग्मा दोनों के अंदर बराबर है, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ऐसे सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 भी बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। पाई में आ जाओ, तो पाई में अगर आप देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन का मॉलिक्यूल उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब आप पाई 2px और पाई 2py में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो दोनों बॉन्ड कैसे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि कोई भी बॉन्ड सिग्मा में तो है ही नहीं, तो
ऐसा B2 और C2 दो केसेस के साथ होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि B2 और C2 ऐसी स्पीशीज होती है जो कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाती है, वो पाई बॉन्ड बनाती है। आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy. आपको बताना है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे तो लेफ्ट से राइट आप जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। तो बट इसमें क्या होता है, कुछ कुछ जगह जहाँ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आते हैं, वहां पे एक्सेप्शनली जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उनका आयनाइजेशन का वैल्यू भी ज्यादा होता है। आई रिपीट, कुछ ऐसे स्पीशीज जिनका हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से उनके अंदर क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, आयनाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो कंपैरेटिवली क्या आती है, ज्यादा आती है। जैसे कि लिथियम 1s2, ठीक है। बेरिलियम lithium is 1s2, 2s1. Beryllium, it is 2s2. Boron, it is 2p1. Carbon, 2p2. Nitrogen, 2p3. Oxygen, 2p4. Fluorine, 2p5. और नियॉन 2p6। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था बच्चों, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, बट ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखो बच्चों, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फुल्ली पार्टली फिल्ड है, ऑक्सीजन पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ फ्लिप हो जाता है रेशियो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इनर्ट कॉन्फिगरेशन या नाइट्रोजन हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, बोरॉन पार्टली फिल्ड है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लिप हो जाता है, तो ये आ जाता है बेरिलियम और ये हो जाता है बोरॉन। इसका रीजन सिर्फ यही है कि पार्टली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी का वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर आयनाइजेशन। आंसर आ जाएगा लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नहीं, गड़बड़ हो गया, लिथियम बेरिलियम, ये भी गड़बड़ हो गया, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 पॉजिटिव इज, ठीक है। O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हो? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मदद से सीधा भी निकाल सकते हो, और इसकी एक ट्रिक भी होती है, लोग उससे भी निकालते हैं। जैसे इसकी ट्रिक ये होती है कि 14 पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 3 होता है, 14 पे 3 होता है, इसके पहले आप 13 है तो 2.5 कर दो, 12 है तो 2 कर दो, 11 तो 1.5, 10 1, 9 0.5 और 8 में क्या हो जाएगा 0। ऐसे सक्सेसिवली आप बढ़ा दो, 15 2.5, 16 2, 17 कितना होगा 1.5, 18 1, 19 0.5 और 20 में क्या आ जाएगा 0। ढूंढो भाई कितने नंबर पे O2 पॉजिटिव, मतलब 16 प्लस 8 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5। इससे आप किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हो, कि आप कोई भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 1 सेकंड से निकाल सकते हो। डेफिनेटली एमओटी एक अच्छा तरीका है, एमओटी से आप निकाल सकते हो, पर बहुत टाइम लगता है, तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जिससे आप 1 मिनट में निकाल सकते हो आपका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। pH of a saturated solution is this, ठीक है। आपको निकालना है solubility प्रोडक्ट, ठीक है। तो pH हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 9 दिया हुआ है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। इसका pH कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो इसका POH कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। इसका POH कितना हो गया 5, क्योंकि pH प्लस POH क्या ऐसे निकालते हैं 14 होता है, ये दोनों बराबर मिलके, ठीक है। अगर POH 5 हो गया तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10 की पावर -5।
आप यहाँ से OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, दैट इज 10 की पावर -5। अब आपको क्या निकालना है, KSP निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू 2OH नेगेटिव का वैल्यू है 10 की पावर -5, मतलब 2S, ये S होगा, ये 2S होगा, तो 2S का वैल्यू 10 की पावर -5 है, तो S का वैल्यू कितना हो गया 10 की पावर -5/2। KSP निकालते हैं, S that is 10 की पावर -5 into 2 into 2S जिसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर -5, और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.5 into 10 की पावर -15, ठीक है। 0.5 into 10 की पावर -15 से क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the rate constant of the first order of reaction is K, then the time required for the completion of 99% of the reaction, okay, तो K का एक फॉर्मूला होता है 2.303 T 99% log of A upon A minus X, तो K is equals to 2.303 T 99% log A is initial concentration which is 100 मान लेते हैं, अगेन 190 मतलब जितना खर्च हो गया है एक्सेस दैट, तो इट इज 99, तो ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 99%, ये कितना हो जाएगा लॉग 100, तो K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T 99% लॉग 100 का रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज 4.606 अपॉन T 99 निकालना है, T नीचे ले, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। बेसिक सा फॉर्मूला यूज किया 2.303 अपॉन T 99% लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, फिर बस A की वैल्यू रखी, X की वैल्यू रखी, सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया, आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर थियोरेटिकली आपको पता होगा एलिनिन होता है, पर इसकी एक ट्रिक होती है बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे हम निकाल सकते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल है। इसकी ट्रिक होती है EV हिल MPTT, ठीक है। A से होता है आर्जिनिन, V से होता है वैलिन, H से होता है हिस्टिडीन, I से होता है आइसोल्यूसिन, L से होता है ल्यूसिन, एक और L से होता है लाइसिन, M से होता है मिथ्योनिन, T से होता है फिनाइलैलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एलेनिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Among the following, the reaction that proceeds through electrophilic substitution. Electrophilic substitution से कौन सी reaction परफॉर्म होगी? बच्चों this reaction is electrophilic substitution, ये अब तक आपको पता चल चुका होगा, ये हेलोजिनेशन है। कभी भी आपको UV लाइट हीट दिख जाए, ऐसे सब्सटेंसेस फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं। इसका एक ट्रिक होता है बच्चों, हेल्प आर हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट peroxide generates radical, हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट peroxide generates radical, तो इसमें लाइट है, इसमें हीट है, तो ये दोनों तो फ्री रेडिकल होंगे, ठीक है। बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, यहाँ Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The mixture that forms maximum boiling azeotrope, तो maximum boiling azeotrope नेगेटिव डेविएशन में देखने को मिलता है, और वो भी किसके साथ देखने को मिलता है, वाटर और नाइट्रिक एसिड। जो इन दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होता है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है इसके सॉल्यूशन का, इसीलिए ऐसे मिक्सचर्स को मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग टाइप अजियोट्रॉप कहते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा लोएस्ट बॉइलिंग टाइप अजियोट्रॉप किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है, N2। ठीक है, जो भी चीज रिएक्टेंट में है वो डिसअपियर होगी तभी प्रोडक्ट बन पाएगा। तो जो भी चीज डिसअपियर होती है उसके लिए नेगेटिव साइन आता है, और जो भी चीज अपेयर होती है उसके लिए क्या आता है? पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -1/3। जो भी स्टोइशियोमेट्री है वो आपकी कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। जिसका ये हो जाएगा -dN2/dt -dH2/3dt। जो भी स्टोइशियोमेट्री है उसे नीचे भेज दो, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, बाय DNH3/2dt। इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -dN2/dt इज इक्वल टू 1/2। करेक्ट, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The correct number of moles of hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process. N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो स्टोइशियोमेट्री का सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर इसके 20 मोल है तो इसके कितने मोल होंगे? अगर ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? यूनिटरी मेथड। तो कैसे निकालेंगे हम? 20 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 10 30 73 का सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट का मतलब होता है बच्चों द कंपाउंड विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो प्रोटोनेट में क्या करना होता है बेटा? H+ का एडिशन करना होता है। मतलब तुम्हें कुल मिला के ये बताना है कि इसमें H+ प्रोटॉन ऐड करना सबसे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, ये प्रोटॉन डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब ये भी कर सकते हो आप, डिहाइड्रेट करने पे प्रोटॉन निकालना भी किसमें मुश्किल होगा, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा बच्चों? ऐसे दोनों तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कहाँ से प्रोटॉन निकालना या प्रोटॉन का एडिशन करना कहाँ तक होगा। तो बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस एक अच्छा फैक्टर है और रेजोनेंस एक अच्छा फैक्टर है कि कहाँ स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग मतलब बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब प्रोटॉन ऐड करना क्या होगा? मुश्किल होगा। मुश्किल होगा तो आंसर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्ट होगा, सबसे आसान कौन सा होगा? HOH, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल हो, delta S is always positive and delta G is always negative for any type of solution। तो डेल्टा एस तो जीरो नहीं हो सकता और डेल्टा जी भी जीरो नहीं हो सकता। आइडियल है तो मतलब डेल्टा ई जीरो होगा, डेल्टा एच जीरो होगा। सही बात है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है H2O और HF के लिए। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक एक H+ निकाल दो तो ये क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव बन जाएगा, और HF से एक H+ निकालोगे तो क्या आ जाएगा? F नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर विल बी OH नेगेटिव है, H नेगेटिव, F नेगेटिव। आंसर इज ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज बच्चों बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर क्या बनता है? गैलेक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a path function? पाथ फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन बच्चों जो
पाथ पे डिपेंड करे, मतलब जिस पाथवे से गए हो आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आप कौन से रास्ते से गए हो उसके हिसाब से अलग अलग चीजें अलग हो जाएंगी। ऐसे फंक्शंस को पाथ फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन होते हैं, हीट और पाथ फंक्शन होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी, these both are path function। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, एक अल्कीन ए है, उसका रिएक्शन आपने ओजोन और जिंक की मदद से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, उससे प्रोपेनोन बन गया और इथेनॉल बन गया। ठीक है, तो पहले तो हम ए कंपाउंड गैस करते हैं। तो देखो कीटोन बना है, मतलब कहीं ना कहीं 2 डिग्री होगा कार्बन, तभी कीटोन बन पाया। तो देखो एक 2 डिग्री बना देता हूँ, 5 कार्बन का ही बनाना है, यहाँ डबल बॉन्ड छोड़ देता हूँ, ये बन गया। यहाँ से हटाऊंगा ऑक्सीजन तो यहाँ आ जाएगा इथेनॉल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जोड़ूंगा तो बन जाएगा कि प्रोपेनोन, एसीटोन। तो ए तो मिल गया। और क्वेश्चन ने बोला है मैंने इसमें क्या ऐड किया, HCl ऐड किया। HCl ऐड करना मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन हो जाएगा आपका, जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वहां बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली 3 डिग्री है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, Cl यहाँ जोड़ दो। आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 79 का 3 डिग्री में जहाँ Cl बन रहा हो आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the correct electronic configuration for K4 FeCN6? तो K4 FeCN6 ठीक है, तो K4 FeCN6 के अंदर आप आयरन को देखेंगे, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, साइनाइड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D3D6 होगा कॉन्फ़िगरेशन, सबकी पेयरिंग करा देगा, और सारे के सारे ऑर्बिटल्स का होंगे T2G में होंगे, तो T2G6 Eg0, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के अंदर 3 बॉन्ड इक्विटोरियल होते हैं 120 के एंगल में, बिल्कुल सही बात है। देखिए PCl5 बनाते हैं, ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड है बच्चों, 120 का एंगल बनाते हैं, और ये एक्सियल बॉन्ड 180 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक्सियल बॉन्ड्स 180 का बनाते हैं, भी बिल्कुल सही है। एक्सियल बॉन्ड जनरली लॉन्गर होते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड्स जनरली क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, PCl5 रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव होता है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following will make basic buffer? तो बेसिक बफर की कंडीशन क्या होगी बच्चों, बेसिक बफर के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, वीक बेस के साथ होगा तभी बेसिक बफर बनेगा। तो देखते हैं, नहीं बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है, ये तो नहीं हो पाएगा। अगेन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड नहीं हो पाएगा। अगेन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी नहीं हो पाएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जब आप इसको हीट करेंगे, इस कंपाउंड को हीट करेंगे, दिस इज थैलिक एसिड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। इसको जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, पहले जब इसमें NH3 ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से यहाँ से निकल जाता है और ये बच जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब CONH2 बनेगा, सॉरी ये CONH2 बनेगा। यहाँ से पानी निकल जाएगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, पानी निकल जाएगा, इसीलिए क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ONH, ऐसे ही C डबल बॉन्ड NH। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF4 का जो शेप होता है बच्चों,
कुछ ऐसा होता है। दिस इज स्क्वायर प्लेन। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर को स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, तो इट इज ए का 2 आ जाएगा। XCF6 दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बी का 3 आ जाएगा। XCOF4 XCOF4 ये कुछ ऐसा आएगा। एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर को स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं, तो सी का 4 आएगा। आपके पास जो पेपर आएगा उसमें सी का 4 हो गया होगा यहाँ, और डी का 1 हो गया होगा। ठीक है, तो इससे आप आंसर लगा सकते हो सीधा। और XCO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसे पिरामिडल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The manganate and permanganate ions are tetrahedral due to manganate or permanganate. This is manganate. This is permanganate. Sorry, this is permanganate. KMnO4 is potassium permanganate. This is manganate, K2MnO4. ठीक है, तो इसमें पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग होती है बिटवीन पाई ऑर्बिटल। पाई ओवरलैप होता है किसके बीच में? पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज के बीच में। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। पाई बॉन्डिंग बिटवीन पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज, सही है। पाई बॉन्डिंग तो नहीं होती है, नहीं है तो बिल्कुल गलत हो गया। द पाई बॉन्ड इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। द पाई ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है बच्चा ऑक्सीजन में, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following species is not stable? Which of the following species is not stable? तो बच्चों ऐसा ही Cl6 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। NCERT ऐसा कहती है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो Cl नेगेटिव का बड़ा साइज, और दूसरा इंट्रैक्शन ना हो पाना लोन पेयर और सेंट्रल मेटल के बीच में। इंट्रैक्शन नहीं हो पाना सेंट्रल मेटल और लोन पेयर ऑफ क्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, 86 का इसलिए डी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिएक्शन देके रखिए, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों लॉग की फॉर्मूला होता है log Kc is equals to Ne by 0.059। तो log Kc कितना दिया हुआ है निकालना है। n कितना दिया हुआ है? n अपने को दिया हुआ है क्या? नहीं, n1 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है बच्चों। ठीक है, is 0.59 0.059 10 ले लिया इसे, तो log Kc 10 आ गया। एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर 10 into 1, तो इट इज सी। 87 का आंसर आएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीशी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो बच्चों सिर्फ ग्रुप 2 के अंदर एक ही स्पीशी एम्फोटेरिक होती है, दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द ओनली स्पीशी विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसीलिए हम बेरिलियम को ट्रू अल्किलाइन अर्थ मेटल नहीं मानते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिएक्शन देके रखिए, आपको रिएक्शन देके रखिए, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू देके रखिए। तो टेम्परेचर पूछा है जिसमें वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी। ठीक है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 37500 किलो जूल में दिया है, क्योंकि टी डेल्टा एस भी दिया है 150। सॉल्व कर लेना है इसे, बस इससे आप सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी आपकी 250
केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर, ये इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर होगा। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रिएक्शन देके रखी है दिस, अब इसे उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो बच्चों अगर इसका के था तो उल्टा करने पे के कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इसका। और चूंकि रिएक्शन को आधा कर दिया मतलब पावर क्या हो जाएगी 1/2, दिस विल बी 1/√k। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। आपको बताना है एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव किस साइड है। तो एवोपरेशन करेंगे अगर आप वाटर का, तो H2 लिक्विड H2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो इससे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड से वेपर बनने पे एंट्रोपी बढ़ती है, तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा इसमें। तो ये तो गलत हो गया। एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का एक्सपेंशन आप कभी भी कर रहे हैं उसे ज्यादा जगह मिल रही है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, डेफिनेटली ये भी सही है, ये भी पॉजिटिव होगा। सब्लिमेशन हमेशा आप भी बताया मैंने, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंट्रोपी का ऑर्डर ये होता है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया, ये भी पॉजिटिव है। तो 2H gaseous when converts into a bond, जब 2H gaseous एक बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनने की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है बच्चों उसकी एंट्रोपी में, इसलिए इसकी एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव होती है। आंसर इज डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following transition in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? तो बाउमर सीरीज बच्चों विजिबल रीजन में फॉर्म करती है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, और पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन ये सब किसमें, इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। ठीक है, तो हमसे पूछा है विजिबल रीजन, तो विजिबल के लिए आंसर क्या आ जाएगा, बाउमर सीरीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉलिबिलिटी आपको निकालनी है A2B टाइप के सॉल्ट की, एक अगर KSP देके रखा है, ठीक है, तो KSP A2B टाइप के सॉल्ट का क्या होगा बच्चों, KSP होगा 4S³ के बराबर। ठीक है, A2B टाइप का KSP कितना होता है 4/2B, कैसे आया सर 4S³, तो अगर A2B की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2A पॉजिटिव B2 नेगेटिव, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, अगर ये 2S होगा इसका और ये क्या होगा S, तो ये कितना हो जाएगा 2S का स्क्वायर, दैट इज 4S² राइट, 4S³, ये आ गया 4S³। अब 4S³ S की वैल्यू निकालनी है आपको, KSP आपको दिया हुआ है 108 लिख लेता हूँ और 10 की पावर -18 कर देता हूँ इसे। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27 × 10 की पावर -18, क्यूब रूट ले लेता हूँ इसका मैं, 27 3 का क्यूब रूट हो गया, ये हो जाएगा -6, तो आंसर आ गया 3 × 10 की पावर -6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr and CrO5, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे CrO5 बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसमें, दोनों क्रोमियम इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इसकी वजह से +3, इसकी वजह से +4, इसकी वजह से +5, इसकी वजह से +6, तो इट इज +6। ठीक है, 94 का C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका ऑर्डर होता है बच्चों 213, इसका ऑर्डर होता है 213। ठीक है, 2 डिग्री 1 डिग्री इन 3 डिग्री इन मिथाइल, और इथाइल के साथ भी ऑर्डर आता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ऑर्डर मिथाइल के साथ ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल के केस के अंदर क्या होता है, मिथाइल के केस में क्या होता है, आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है ओवर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, सो 3 डिग्री आगे आ जाता है, बट इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है इफेक्ट से, इसमें 1 डिग्री आगे आ जाता है। आंसर आ जाएगा 213, मतलब ये हो जाएगा 213, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 है, एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है बच्चों, बोरॉन, फिर थैलियम, फिर गैलियम,
फिर एल्यूमिनियम, फिर हिंडियम। ये सारे एक्सेप्शनल ऑर्डर पी ब्लॉक के आपको अब याद होने चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the consider the following among the following species which is aromatic? Aromatic species बतानी है। aromatic species बताने के लिए हमारे पास एक ही नियम है जो है हक्कल सिंबल। ठीक है, तो हक्कल्स रूल कहता है कि कोई भी चीज अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड है और उसके पास 4 पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसे एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो भाई ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो हटा दो। इसके अंदर आप कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ इस एक स्पीशीज के अंदर आपके 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू आएगा वो एरोमेटिक के बराबर आएगा, बाकी दोनों में नहीं आएगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का आप हाइड्रोलाइसिस करते हो। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन को जब आप रेड आयरन हॉट ट्यूब में गर्म करते हो तो इससे बेंजीन बनता है। ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 a solution of urea has been prepared by dissolving 30 gram of urea in 500 gram of water. What is the freezing point of the water? ठीक है, डेल्टा TF is equals to I into KF into M। यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए I1 रख देंगे। KF 1.886 दिया है, मोलालिटी रखनी है। तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 30/60 दैट इज 1/2 और अपॉन सॉल्वेंट 500 by 1000 दैट इज 1/2 हो गया। तो ये वापस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? डेल्टा TF आया जो 1.8 से, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.86। इनिशियली 0 था, बाद का हमें निकालना है T फाइनल, सॉरी इनिशियली 0, बाद का हमें निकालना है, और ये 1.86 है इसका चेंज। ठीक है, तो 0 माइनस 1.86 इज इक्वल्स टू TF। तो TF आएगा माइनस 1.86। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is an ambidentate ligand? एक ऐसा लिगेंड जिसके पास दो साइट हो, दो अलग अलग साइट ऑफ जुड़ने के लिए, ऐसे लिगेंड को ambidentate लिगेंड कहते हैं। जैसे कि NO2, NO2, इसकी एक साइड नाइट्रोजन भी हो सकती है और एक साइड ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। कमेंट्स में मुझे अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी न्यू 2024।